Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Students, this is the mock paper of grade 11. पेपर 2 है ये grade 11 का, ठीक है। और ये 2025 का ये बिल्कुल recent पेपर है। इस पेपर के ना कुछ क्वेश्चंस की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि सर ये सॉल्यूशंस जो है ना इन क्वेश्चंस के शेयर कर दें। तो मैंने सोचा था कि मैं बारी बारी जो है ना क्वेश्चन वाइज तुम लोग के साथ जो है ना डिटेल एक्सप्लेनेशन इनकी शेयर करूँगा। तो अभी फ़िलहाल एक काम ये कर लेते हैं कि हमारे पास चूँकि आज टाइम था थोड़ा सा, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना जो कि एवरीडे मैथमेटिक्स वाला था, तो उसका सोल्यूशन जो है ना वो तुम लोग के साथ एक वीडियो के थ्रू शेयर कर रहा हूँ। आई होप वो वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 एवरीडे मैथ्स का ही होता है P2 में, जनरली तुमने देखा ही है पास पेपर्स में। और यहाँ भी हमारा जो मॉक का पेपर था 2025 का, उसमें P2 का पहला क्वेश्चन एवरीडे मैथ्स का ही था। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस मैंने पास पेपर में देखे हैं, लेकिन यह है कि फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ने स्ट्रगल किया है। तो पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह की स्ट्रैटेजी हमें यूज़ करनी है और कैसे जो है वो हम आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करना है। अच्छा भाई, अब ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट पार्ट में वो हमसे कह रहा है कि अ फर्नीचर सेल्समैन अर्नड $36,200 लास्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ही हैड टू पे 22% ऑफ दिस अमाउंट एज टैक्स, हाउ मच वाज लेफ्ट आफ्टर पेइंग टैक्स, ठीक है। अगर उसने 22% टैक्स में पे कर दिया है तो अब हमें जो है वो रिमेनिंग अमाउंट जो है ना वो फाइंड आउट करना है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अगर उसने 22% दे दिया है तो अब उसके पास बचे कितने पैसे हैं, मतलब परसेंटेज कितनी उसके पास बची हुई है। तो मैंने 100 में से 22 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 78%। इसका मतलब ये है कि इसको भी जो है वो रेशियो वाले मेथड से मैं बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ कि ये जो 36,200 है इसको मैं 100 एज्यूम कर लेता हूँ, और चूंकि उसने 22% टैक्स दे दिया है तो अब उसके पास जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 78% है, जो कि मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये मेरे पास हो जाएगा 100x से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100x हो जाएगा, और फिर जो है वो 78 को जो है वो मुझे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 36,200 से। और अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसका मतलब है मुझे 100 वहाँ भेजना पड़ेगा। तो 78 मल्टीप्लाई बाय 36,200 अपॉन 100 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब जो है वो कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, मुझे 78 को मल्टीप्लाई कराना है 362 से, ठीक है। तो 78 मल्टीप्लाई बाय 362 जो है वो मेरा जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 28236। तो मैं डॉलर्स टू। चलो भाई अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे जल्दी से। सेकंड पार्ट में वो हमसे कह रहा है कि हिज अर्निंग्स ऑफ $36,200 वो मेड अप ऑफ $25,000 बेसिक सैलरी plus 8% of the value of the furniture that he sold. Calculate the value of the furniture that he sold. हमें ये बताना है कि उसने जो कमाई की है टोटल 36,200, उसमें से 25,000 जो है ना वो उसकी बेसिक सैलरी है। तो 25,000 उसकी बेसिक सैलरी है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 36,200 में से 25,000 माइनस कर दूँ तो मेरे पास कितना बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा 11,200। तो मैंने जो है वो 36,200 में से 25,000 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर आ गया 11,200। तो 25,000 तो उसकी बेसिक सैलरी हो गई, ठीक है। तो अब तो वो मैंने माइनस कर ली। तो अब ये जो 11,200 आ रहा है ना, ये जो है वो 8% ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर ही सोल्ड है। मुझसे ये नहीं पूछ रहा कि ये 8% कितना था, तो वो तो मैं निकाल चुका हूँ। ले वो मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर दैट ही सोल्ड। अगर ये 8% है तो बाकी की जो वैल्यू निकालनी है बेसिकली, इसको भी मैं जो है ना वो उसी तरह रेशियो वाले मेथड से कर सकता हूँ। ये मेरे पास जो है ना वो 8% है, तो मैंने क्या किया, 8% जो है वो 11,200 के बराबर अगर है तो इसका मतलब है 100% कितना होगा। तो 100% को मैंने x कर दिया, वही मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई वाला काम किया। 8 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 8x, ठीक है। तो यहाँ मैं वर्किंग कर लेता हूँ 8x इज़ इक्वल्स टू, और ये मुझे 100 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 11200 से, और चूँकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई बाय 11200, और इसको मुझे 8 से डिवाइड करना है। दोबारा कैलकुलेटर की मदद अब मुझे लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो
100 को मल्टीप्लाई करना है 11/200 से और जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाई 8 कर देना है। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है तकरीबन 140,000। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो फर्नीचर की टोटल वैल्यू थी ना वो थी $140,000, जिसका 8% जो है ना वो 11,200 बन रहा था। चलो भाई पार्ट 3 पे चलते हैं। पार्ट 3 में वो हमसे कह रहा है कि ही बॉट अ बुक केस फ्रॉम द शॉप वेयर ही वर्क। Its mark price was $1080, but because he worked there, he only paid $756। ठीक है, मतलब उसको जो है वो डिस्काउंट मिला है कुछ। हमसे कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस दैट ही वाज गिवन। देखो परसेंटेज डिस्काउंट का वर्ड आ गया, इसका मतलब है परसेंटेज डिस्काउंट, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज इंक्रीज, इन सब के लिए मेरे पास जो है ना वो एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। मुझे यहाँ परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है, तो परसेंटेज डिस्काउंट किसके बराबर हो जाएगा, डिफरेंस मुझे ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू या ओल्ड वैल्यू जो भी तुम बोलो, और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकालने के लिए आपके पास लाजमी दो वैल्यूज़ हैं, तो 1080 माइनस 756 यही डिफरेंस है ना। ओरिजिनली वो जो थी वो 1080 की थी, ठीक है, और उसने 756 की जो है वो सोल्ड की है, मतलब न्यू वैल्यू जो है वो 756 हो गई। अब हमसे कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज डिस्काउंट, तो ये डिफरेंस आ गया। ओल्ड वैल्यू आपकी कितनी हो गई, जो मार्क प्राइस थी जो थी जिस पर उसको डिस्काउंट मिला, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया। ठीक है, अब जल्दी से कैलकुलेटर यूज़ कर लो, पहले डिफरेंस निकाल लो। आपके पास डिफरेंस कितना आ रहा है, 1080 माइनस 756 हो गया। ठीक है, दिस इज़ कमिंग आउट एज 324, तो ये 324 ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाय 1080 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना, 324 को मैंने डिवाइड कर दिया 1080 से, और जो भी आंसर आया उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 30%। इसका मतलब है कि उसको 30% जो है ना वो डिस्काउंट मिला है। अच्छा, अभी जो लास्ट है, लास्ट में देखो उसने सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दे दिया आपको। उसमें आपसे कह रहा है कि जॉर्ज ओपन एन अकाउंट एंड इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी एट 4.5% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर फॉर 3 ईयर्स। मतलब उसने कितना अकाउंट में पैसे रखवाए थे वो उसने हमें नहीं दिया है। ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द अमाउंट दैट जॉर्ज इन्वेस्टेड, वो हमें फाइंड करना है। आगे कह रहा है एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के बाद जब उसने अकाउंट क्लोज किया तो उसके पास जो टोटल पैसा था अकाउंट में वो था $681। इसका मतलब है कि ये जो $681 है ये 3 साल के बाद का पैसा है। लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, जब उसने अकाउंट क्लोज किया तो उसके पास $681 था। इसका मतलब है ये फाइनल अमाउंट है जो कि इंटरेस्ट के बाद है। अब इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट चूँकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि आपको पहली बार भी जो है वो 4.5 मिलेगा, अगली बार आप जब जाओगे तब भी आपको 4.5 ही मिलेगा, और उसके बाद जब आप तीसरे साल जाओगे तब भी आपको 4.5 ही मिलेगा। तो इसका मतलब है कि तीनों साल के बाद आपको जो मिल गया होगा 4 और ये 4.5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 13.5। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 681 है ना इसमें 13.5 ऐड हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐड हुआ है तो 100 तो होगा ही होगा। 100 में जब मैं 13.5 ऐड करूँगा तो वो बन जाएगा 113.5। तो ये 113.5 जो है ना ये आपका 681 बन रहा है। आपको चूँकि ओरिजिनल अमाउंट निकालना था, आपको पहले वाला निकालना था, तो आपने जो है वो 100% कर दिया। अब इसको बस सिर्फ मल्टीप्लाई कराना है मेरे पास। अब क्या हो जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा 113.5x इज़ इक्वल्स टू 681 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। और मुझे x चाहिए तो 681 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 113.5 हो जाएगा। दोबारा कैलकुलेटर यूज़ कर लो जल्दी से। 681 को 100 से मल्टीप्लाई करा लो, 681 मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, और जो भी आंसर आ रहा है उसको डिवाइड बाय 113.5 कर लिया। तो आपके पास जो आंसर आ गया 600। इसका मतलब है कि उसने जो है ना वो $600 जो है वो इन्वेस्ट कराए थे, और 3 साल जो है सिंपल इंटरेस्ट लगा 4.5%। उसके बाद जो टोटल अमाउंट इसने बैंक से निकाला वो $681 हो गया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एवरीडे मैथ्स का था, हर चीज़ आ गई इसमें। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह इसी तरह बारी बारी जो है ना मैं क्वेश्चंस को जो मुझसे सॉल्व हो जाएंगे यहाँ आसानी से वो मैं जो है ना तुम लोग के साथ शेयर करूँगा। ग्राफ ऑफ फंक्शन वाला क्वेश्चन जो है ना वो मैं इंशाल्लाह क्लास में ही डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, चलो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं।